तो फिर चलिए शुरू करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस का सेगमेंट जो चला रहे हैं उसका ये आज जो है कि 8वां वीडियो है। और 8वां वीडियो का शुरुआत जो है हम इस तगड़ा वाला क्वेश्चन से करते हैं जो आपके सामने आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए और इसका आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। हमको की पॉइंट को पकड़ना है यहाँ पर कि नहीं है। ठीक, तो तीन इसमें कोई सुमेलित है, एक सुमेलित नहीं है, वही वाला आपको बताना है। वोल्ट मीटर विभवांतर दिया हुआ है, इसकी जो है कि मापन करने वाली इकाई का नाम इधर दिया हुआ, इधर जो है इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया हुआ है। तो वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है, एकदम सही बात है। हमको क्या चुनना है? जो सुमेलित नहीं है। ये तो सुमेलित है। ए मीटर या फिर आमीटर कहीं कहीं पर लिखा रहता है, तो आमीटर के द्वारा जो है विद्युत धारा का मापन किया जाता है, ये भी सही है। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर के द्वारा ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मापा जाता है, विद्युत वाहक बल उसको हिंदी में बोला जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है दिया हुआ गैल्वेनोमीटर, विद्युत प्रतिरोध। गैल्वेनोमीटर के द्वारा जो है कि विद्युत प्रतिरोध का मापन नहीं बल्कि विद्युत धारा के या फिर धारा की दिशा का मापन किया जाता है। इससे जो है कि विद्युत धारा या फिर जो है कि धारा की दिशा, इसका मापन किया जाता है। आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि विद्युत धारा का मापन आमीटर या ए मीटर के द्वारा भी किया जाता है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि ए मीटर के द्वारा भी विद्युत धारा का मापन होता है और गैल्वेनोमीटर के द्वारा भी विद्युत धारा की मापन होती है। और विद्युत प्रतिरोध को मापने वाली इकाई जो होता है ना, उसको ओम मीटर बोलते हैं। विद्युत प्रतिरोध को जो है कि ओम मीटर के द्वारा जो है कि मापा जाता है। ठीक, तो ए वाला गलत है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको गलत वाला ही चुनना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप लोग के समक्ष बोर्ड पर ये रहा। चलिए, ये वाला क्वेश्चन को एकदम जो है कि यहाँ दिमाग से पढ़िए, उसके बाद इसका आंसर सोचिए आप लोग कि यदि, ध्यान से सुनिए, कि यदि एक पंख कहने का मतलब है कोई भी पंछी का जो है कि पंख रहता है ना, पंख, एक पंख है, एक रबड़ की गेंद है और एक लकड़ी का गेंद है। ठीक, निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं, तो ये 4 कंडीशन दिया हुआ है। उस कंडीशन को कौन जो है कि फॉलो करेगा? ये तीनों में, समझ गए ना? एक मान लीजिए कि पंख है, एक रबड़ का गेंद है और एक क्या दिया हुआ है? लकड़ी का गेंद है। निर्वात कहने का मतलब हुआ भयकंप। भयकंप ने कहा था ट्रेन में भयकंप मार दिया, तो भयकंप कहने का मतलब वही हुआ कि निर्वात जहाँ पर जो कि कुछ भी मात्रा हवा की नहीं हो, ना ही जल की मात्रा हो, एकदम शून्य स्थिति को ही निर्वात बोला जाता है। तो वही निर्वात से अगर जो पंख को, लकड़ी के गेंद को या रबड़ की गेंद को, तीनों को एक साथ अगर जो छोड़ देते हैं इतना दूरी से, तो वो जमीन पर जो है कि एक साथ गिरेगा, या फिर जो है कि पहले पंख गिरेगा, या फिर पहले गेंद गिरेगा लकड़ी वाला, या फिर पहले जो है कि रबड़ वाला गेंद गिरेगा। वो वाला कंडीशन आपको यहाँ पर बताना है। तो एक चीज ध्यान रखिए कि अगर जो तीनों को निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ देते हैं ना, तो जी का मान सभी के लिए सेम रहेगा। जी अर्थात छोटका जी जो होता है ना, उसका वैल्यू ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन, गुरुत्व जनित त्वरण इसको बोलते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड जो है कि इसका वैल्यू होता है, आप लोग जानते होंगे। तो इस जी का वैल्यू जो है कि निर्वात में किसी भी वस्तु के लिए सेम ही होती है, लेकिन अगर जो हवा के प्रतिरोध में छोड़ दे देंगे ये तीनों को, तो जो जिसमें वजन, वो वेट पर निर्भर करेगा। जिसमें ज़्यादा वजन होगा वो प्रतिरोध करके वो ज़्यादा, मतलब कि ग्रेविटी उसको अपने ओर, अपने केंद्र को जल्दी से खींच लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि निर्वात कंडीशन दिया हुआ कि निर्वात में यहाँ पर छोड़ा जा रहा है, तो निर्वात में कितना हल्का कितना भारी उसका वजन से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो तीनों के तीनों जो है कि जमीन पर एक साथ गिरेगा, क्योंकि यहाँ कंडीशन दिया हुआ कि निर्वात से छोड़ा जा रहा है। अब कोई 5 केजी का है, तो कोई 500 किलोग्राम का है, या फिर कोई जो है कि 1000 किलोग्राम का वस्तु है, तीनों को छोड़िएगा निर्वात में तो एक बार ही जमीन पर गिरेगा। लेकिन हवा में छोड़िएगा ना, तो जिसका वजन ज़्यादा रहेगा वो गुरुत्वाकर्षण को अपने ओर जो है कि जल्दी से जल्दी पृथ्वी उसको खींच लेगा। ठीक, लेकिन हवा वाले कंडीशन में, क्योंकि हवा का वहाँ पर प्रतिरोध है, लेकिन यहाँ पर जो है कि कोई प्रतिरोध नहीं है, इसलिए कितना भी भारी या कितना भी हल्का वस्तु हो, एक साथ गिराएंगे, एक साथ ही जमीन पर आएगी। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ कि तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके साथ बोर्ड पर ये रहा। जरा ए वाला क्वेश्चन को आप लोग देखिए।
जब दिन में साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर दिखती है, इस घटना का कारण है। आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन कुछ उठपुटांग हम लिख दिए हैं। हम नहीं लिखे हैं, बल्कि 67वीं बीपीएससी री एग्जाम में जो है कि यही क्वेश्चन आया हुआ है, उसी क्वेश्चन को हम आप लोगों के सामने लिखे हैं। बस आप लोग थोड़ा सा कंसेप्ट को ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़िए। लिखा हुआ जब दिन में साबुन की फिल्म दिखाई देती है, कहने का मतलब जब साबुन आप लगाते हैं ना तो उसमें कुछ बुलबुला नजर आता है और वो रंगीन नजर आता है। बस वही वाला कंसेप्ट आपको पकड़ करके आंसर दे देना है। तो यह सुंदर दिखता है, आप साबुन लगाते हैं, ठीक, तो उजला उजला तो फेन जैसा जो है कि बहुत सारा रहता है, लेकिन उसके ऊपर ऊपर देखिएगा कि कुछ रंगीन चीज़ें रहती है जो दिखने में थोड़ा सा बढ़िया लगता है। या फिर अगर नहीं विश्वास तो एक बाल्टी ले लीजिए और उसमें जो है कि कुछ साबुन डिटर्जेंट पाउडर जो है कि उसको घोल दीजिए ऐसे करके, तो देखिएगा कि जो है कि फेन जब उठेगा ना तो उसमें यह पता चलेगा कि दिखने में काफ़ी सुंदर लगता है। तो वही वाला बात है कि साबुन के फिल्म दिखाई देता है, मतलब कि उसमें जो बुलबुला निकलता है, ये आप समझ लीजिए, तो यह सुंदर दिखती है। इस घटना का क्या कारण है? तो मैंने कल भी बताया कि साबुन के बुलबुलों के जो है कि सुंदर दिखने का जो है कारण होता है, साबुन के बुलबुला का रंगीन या फिर सुंदर दिखने का प्रकाश का व्यतिकरण। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। मैंने कल भी बताया था कि जब, जैसे कि फिल्म वाला हम एग्जांपल दिए थे, फिल्म के पर्दे वाला एग्जांपल दिए थे, कल वाले वीडियो में भी इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो आप लोग को यह बताया कि प्रकाश का व्यतिकरण जो होता है उस घटना को हम कैसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई पर्दा है ना, अब पर्दा पर जैसे कि एक माध्यम से कोई प्रकाश के लाइट को गुजार कर हम अगर पर्दा पर डायरेक्ट टकराते हैं या फिर उस पर पहुंचाते हैं तो पर्दा का कुछ भाग जो है कि अंधेरा रहता है, तो कुछ भाग उजाला हो जाता है, तो कुछ भाग दूसरा रंग से जो है कि रंगीन हो जाता है। इसी घटना को जो है कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। मतलब कि प्रकाश के लाइट को एक माध्यम से गुजार करके पर्दे पर गिराया जाए तो जो है कि कुछ भाग उसका अंधेरा और कुछ भाग उजाला हो जाता है। इस प्रकार के कुछ घटना बनती है, इसी घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। और साबुन के बुलबुलों को रंगीन दिखाई देना, उसका एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखना, इतना आप लोग याद रखिए। एक दिया हुआ ऑप्शन प्रकाश का विवर्तन। तो प्रकाश का विवर्तन क्या होता है आप लोग जो है कि समझिए कि मान लीजिए कि अगर कोई टॉर्च तो आप समझते होंगे ना कि टॉर्च को अगर जो हम कोई जो मान लीजिए कि ये कोना कोनी पर कोई जो है कि दीवार है खड़ा, उस कोने पर मारे तो कोने पर डायरेक्ट दूर से हम मार रहे हैं तो मारने के बाद जो है कि वो कहीं पर मुड़ करके प्रकाशित हो जाता है। जैसे कि एक चीज पर मारने के बाद दूसरा चीज भी जो है कि वो लाइट से प्रकाशित हो जाए, उसी को विवर्तन कहा जाता है। आप समझ सकते हैं कि अगर जो एक टॉर्च के लाइट को जो है कि हम कोई पोजीशन पर मार रहे हैं ना, अब वो पोजीशन से टकराने के बाद जो है कि दूसरा भाग को उजाला कर रहा है, उसी घटना को जो है कि प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। एक अवरोध से टकराकर उसके आसपास के क्षेत्रों को प्रकाशित करने वाली घटना जो है प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। आप लोग सिर्फ सुनिए इस बात को। प्रकाश का अपवर्तन, तो कल भी मैंने बताया कि एक माध्यम से जो है कि प्रकाश के लाइट को गुजार करके दूसरे माध्यम में ले जाया जाता है तो उसके दिशा में कुछ परिवर्तन हो जाता है, मतलब कि वो दिशा से भटक जाता है। जैसे कि हवा से पानी में ले जाया जाए या फिर पानी से हवा में ले आया जाए प्रकाश के जो है कि लाइट को, तो वो जो है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसके दिशा जो है कि डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे, जैसे पहले था वैसे नहीं रहेगा बल्कि वो चेंज कर लेगा अपने आप को। इस घटना को जो है प्रकाश का अपवर्तन कहता है। एक है प्रकाश का ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट इसको बोला जाता है। तो कोई किरण ऐसी होती है जो घूमने वाली किरण होती है, घूमने वाली तरंग धैर्य क्षमता रखने वाली किरणों पर जो है कि ये वाला घटना लागू होता है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। मतलब कि इसको बोल सकते हैं कि घूमने वाली तरंगों के कारण कुछ घटनाएं घटती है, उस घटना का मुख्य कारक है प्रकाश का ध्रुवीकरण। तो हमसे जो पूछा गया था उसका राइट आंसर पर आते हैं कि जब दिन में साबुन के फिल्म दिखाई देता है तो यह सुंदर दिखता है। इस घटना का कारण क्या है? तो प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने बोर्ड पर ये रहा। देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। ये दो तरह के इस पर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उससे हमको सही आंसर तक पहुंचना है। पहला ऑप्शन है कि उत्कृष्ट धातुएं प्राकृतिक में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है। दूसरा है कि यूरेनियम एवं सीसा जो है उत्कृष्ट धातुएं का उदाहरण है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना होगा कि उत्कृष्ट धातुएं होती क्या चीज है। तो उत्कृष्ट धातुएं वैसे धातु को बोला जाता है जिस पर कि
जल का, वायु का, अम्ल का, क्षार का जो है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि आप लोग खरीदते होंगे सोना, तो सोना का उतना हाई रेट मतलब कि दाम क्यों है? क्योंकि वो बहुत दिन तक जो रूप में आप खरीदते हो वही रूप में ही रहता है, बहुत कम किसी चीज़ से अभिक्रिया करती है। सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, पोलेडियम हो गया, ये सब जो है कि उत्कृष्ट धातुओं के उदाहरण हैं। तो उत्कृष्ट धातु जिसको कि इंग्लिश में नोबेल मेटल्स भी बोला जाता है, तो नोबेल मेटल्स जो होते हैं ना, उस पर जो है कि पानी का, वायु का, अम्ल का, क्षार का, ये सब चीज़ों का जो है कि प्रभाव नगण्य होता है। मतलब कि वो किसी से अभिक्रिया जल्दी नहीं करती है, जिस रूप में है वही रूप में वो बहुत दिनों तक रहेगा। इसलिए जो है कि उसका रेट भी हाई रहता है। क्यों? क्योंकि वो रिएक्शन ही नहीं करेगा और वो जो कि एकदम शुद्धतम रूप होता है। तो पहला ऑप्शन आप लोग के सामने है कि उत्कृष्ट धातुएं प्राकृतिक में शुद्ध रूप में पाई जाती है, एकदम सही बात है कि उत्कृष्ट धातु जितने भी है ना, वो प्राकृतिक में एकदम शुद्ध प्योर रूप में पाया जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातुएं हैं, गलत। यूरेनियम जो है कि और सीसा उत्कृष्ट धातु नहीं है। यूरेनियम जो है कि एक रेडियो सक्रिय धातु की श्रेणी में आता है। आप लोग जानते होंगे कि रेडियो सक्रिय धातु वैसे धातु को बोला जाता है जिसका परमाणु संख्या 83 या फिर उससे अधिक हो और वो स्वतः जो है कि अल्फा बीटा गामा किरणों को उत्सर्जित करते रहता है। सोना, चांदी या प्लेटिनम ये सब थोड़े ना अपने आप से जो है कि अल्फा बीटा गामा किरण को उत्सर्जित करता है। ये रेडियो सक्रिय धातु की श्रेणी में आती है। और उत्कृष्ट धातुओं का जो है कि एग्जाम्पल अगर जो आप देखेंगे तो सोना हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, टीनम हो गया, ये सब जो है कि ईटीसी लिख देते हैं, ये सब इसका एग्जाम्पल है। उत्कृष्ट धातु क्या बताएं? जो किसी से जल्दी अभिक्रिया नहीं करता है, उस पर वायु का, जल का, क्षार का, अम्ल का, ये सब का जल्दी प्रभाव कोई देखने के लिए नहीं मिलता है। तो इसमें जो है कि ऑप्शन एक ही सही है, उत्कृष्ट धातुएं प्राकृतिक रूप में जो है कि प्योर रूप में पाई जाती है। तो केवल एक ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने बोर्ड पर ये रहा। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए कि जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत जो है कि धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम लोग से पूछा गया है। तो एक चीज आप लोग जानते होंगे कि धातु को प्राप्त करने के लिए उसके अयस्कों को जो है कि शुद्धिकरण किया जाता है, फिर हमको जो है कि शुद्ध मेटल की प्राप्ति होती है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है परगलन। तो परगलन किसे कहते हैं आप लोग को पता होना चाहिए। परगलन जो है ना, अयस्क जिसमें कि बहुत सारे कंकड़ पत्थर भी रहते हैं और धातु के ऑक्साइड भी होते हैं, तो अयस्क में जो है कि उचित मात्रा में किसी दूसरे तत्व को या फिर धातु के कण को मिला करके उसको हाई टेम्परेचर पर जो है कि गर्म करते हैं ना, तो उससे जो है कि हमें मतलब कि शुद्ध धातुओं की प्राप्ति होती है। इसका कहने का मतलब हुआ ना कि पहले जो अयस्क है, अयस्क में कुछ और धातु को ऐड किया जाता है, कुछ और धातु को मिलाकर, ध्यान से देखिए, मिलाकर उच्च तापमान पर गर्म करने पर, उच्च ताप पर गर्म जब करते हैं तो शुद्ध धातु की प्राप्ति होती है, शुद्ध धातु मिलता है। ठीक, इसी प्रक्रिया को जो है परगलन कहा जाता है। शुद्ध धातु जो होता है ना, वो एक मिश्रित, निश्चित मात्रा में मिश्रित धातु होता है। तो इसका वही आंसर भी होगा कि जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है। इसमें क्या हम बताएं कि पहले से कुछ अयस्क है और कुछ धातु को और जो है कि निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है। ऐसा नहीं कि 5 किलो है तो 10 किलो 15 किलो कितना भी मिला दें, उसका एक मात्रा जो है निश्चित होता है, अर्थात कुछ यौगिक बना करके उसमें मिलाया जाता है। उस प्रक्रिया को परगलन कहते हैं, यानी कि मिश्रित अवस्था में पाई जाने वाली जो है कि धातु कर्म प्रक्रिया होती है ना, उसको परगलन कहते हैं। एक मिनट सॉरी, देखिए एक दिया हुआ भर्जन। तो भर्जन किसे कहते हैं? अयस्कों को जो है प्राप्त करने के लिए ना, एक चीज ध्यान दीजिए कि अगर जो कोई अशुद्धि मिला हुआ जो है कि ऑक्साइड है, उससे हमको अयस्क प्राप्त करना है, तो अयस्क को प्राप्त करने के लिए जो है कि हवेदार जगह, जहाँ की हवा की मात्रा चल रहा है, हवा जो है कि बहुत तेजी से चल रहा है, हवेदार जगह पर उसको गलाने की, उच्च तापमान पर गलाने की प्रक्रिया को ही भर्जन विधि कहा जाता है। मतलब कि हमें अयस्क को अगर प्राप्त करना है, इसको सिर्फ बोल देते हैं, अयस्क की प्राप्ति के लिए हवेदार जगह पर उसके ऑक्साइड को ले जाया जाता है और उसके बाद जो है कि उसको हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है,
तब जो है कि उस विधि को भर्जन विधि कहा जाता है। एक है कैल्सीकरण। तो कैल्सीकरण ऐसे विधि को बोला जाता है जिसमें कि ऊतकों के द्वारा, हमारे शरीर में जो ऊतक होता है ना, ये बायोलॉजी से संबंधित जो है कि एक शब्द आपको उठा करके दे दिया है। तो ऊतकों द्वारा शरीर में जो है कि कैल्शियम को इकट्ठा किया जाता है, उसी पद्धति को कैल्सीकरण कहते हैं। मतलब कि हमारे शरीर में कोशिका का जो समूह होता है उसको ऊतक कहते हैं। तो ऊतकों के द्वारा जो है कैल्शियम को इकट्ठा करना, इसी पद्धति को कैल्सीकरण कहा जाता है। एक है झाग प्लवन। तो आप लोग नाम से ही पकड़ सकते हैं कि झाग कैसे बनता है। इसको जो है कि झाग बनाने के लिए क्या हम बोले, झाग बनाने के लिए अयस्क को जो है कि पानी में डाल दिया जाता है और उसका झाग बनाया जाता है। तो झाग बनने के बाद जो है कि उसमें ऑक्साइड होते हैं, वो झाग के साथ ऊपर आ जाते हैं, कंकड़ पत्थर जो होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और उसी झाग को छान लिया जाता है और उसी से जो है कि अयस्क की प्राप्ति होती है। उसी को झाग प्लवन विधि कहते हैं। तो इसमें जो हमसे पूछा गया था उसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाया जाता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मिश्रित अवस्था में पाया जाएगा, उस पद्धति को प्रगलन विधि कहते हैं। 67वीं बीपीएससी का री एग्जाम में पूछा गया यह क्वेश्चन था। और इस क्वेश्चन को जो है कि कल वाले वीडियो में हमने लास्ट जो है बताया था कि इसको हम बताएंगे, और यही वाला क्वेश्चन से हम खत्म किए थे और ये क्वेश्चन आपको हम बताएं वादा के अनुसार। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ए रहा बोर्ड पर। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए, ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है। आप लोग को इस क्वेश्चन से जो है कि मुलाकात और भी कई जगह पर देखे होंगे, हुआ होगा। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है। बायोगैस सबसे पहले कहते किसे हैं, तो बायोगैस जो है कि जीवाश्म ईंधनों के द्वारा बनाया जाता है। ठीक, इनमें जो है कि कुछ प्रकार के बैक्टीरिया होता है, जीवाणु जिसको बोलते हैं, वो जैविक कचरे को जो है कि बायोगैस में कन्वर्ट कर देता है। समझिए बात को कि जो है कि जैविक कचरा कहने का मतलब क्या हुआ, जिसमें जीव का अंश विद्यमान हो, जैसे कि फल फ्रूट्स जो होता है वो जैविक कचरा की श्रेणी में आता है, या फिर कोई जानवर मर गया हो, ठीक, या फिर जो है कि गोबर आप देखते होंगे गाय वाला भैंस वाला, उसको जो है कि उस पर कुछ बैक्टीरिया लग जाते हैं और वही बैक्टीरिया के द्वारा जो है कि उसको जो है कि कन्वर्ट कर दिया जाता है किस चीज़ में, बायोगैस में, जिसको कि बायोगैस का हम जो है कि ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। तो बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव जो है कि सबसे ज़्यादा प्रमुख है वो हमको बताना है। तो बायोगैस बनाने के लिए जो है कि CH4 मीथेन की आवश्यकता होती है सर्वाधिक मात्रा में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग कि निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देते हैं। ठीक, आप लोग शादी विवाह या किसी का बर्थडे पार्टी में या कोई जो है कि बहुत बड़ा फंक्शन में जाते हैं तो वहाँ पर देखते होंगे कि पटाखा फूटा, ऊपर गया जो है कि छितरा गया और चमकदार कुछ दिखाई देता है, कुछ लाल रहता है, कुछ भाग पीला रहता है, तो कोई दूसरा कलर से रहता है। तो वही पूछा गया है कि जो है कि पटाखा जब फाट जाता है तो फटने के बाद जो है कि लाल चमकदार लाल रंग जो है कि कौन सा ऐसा रसायन है जिसके कारण चमकते हुए लाल रंग का वो दिखाई देता है पटाखा फटने के बाद। तो उसमें जो है कि स्ट्रोंशियम एक ऐसे प्रकार के रसायन है, उसी के कारण जो है कि चमकदार लाल रंग दिखाई देते हैं और इसको जो है कि आतिशबाजी बोला जाता है। पटाखा फटने वाली जो है कि पद्धति है ना या फिर प्रक्रिया है ना, उसको बोला जाता है आतिशबाजी। आतिशबाजी में जो है कि विभिन्न रंगों का प्रयोग होता है, वो आपको किसी और वीडियो में हम बताएंगे। तो इसमें जो पूछा गया था कि चमकदार लाल रंग जो है कि जब पटाखा फूट जाता है, देखते होंगे शादी विवाह में आप डांस कर रहे हैं, उसके बाद तड़ाक बना जो पटाखा फूटा तो आपका नज़र जो ऊपर गया, तो ऊपर गया तो आप देखें कि लाल रंग का जो है कि एकदम चमकते हुए कुछ आपको दिखाई दे रहा है और सुंदर सा दृश्य है। तो वो सुंदर दृश्य आपके आंखों को दिखाई देता है वो स्ट्रोंशियम रसायन के कारण। एक है सोडियम, एक है सल्फर, एक है मैग्नीशियम, लेकिन स्ट्रोंशियम के कारण जो है कि चमकदार लाल रंग दिखाई देता है। और यहाँ पर सोडियम के कारण जो है कि पीला रंग या फिर जो है कि इसका प्रयोग आतिशबाजी में किया जाता है। आतिशबाजी में तो स्ट्रोंशियम भी होता है, सोडियम भी होता है, लेकिन इसके कारण जो है कि पीला रंग किसके कारण, अगर पीला रंग पूछ दिया जाए कि पीला रंग कुछ भाग दिखाई देता होगा आपको पटाखा फटने के बाद, तो पीला रंग जो है सोडियम के कारण और चमकदार लाल रंग जो है स्ट्रोंशियम के कारण दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने बोर्ड पर ये रहा। जरा इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए कि निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है। मतलब कि ये चारों विकल्प में जो है कि एक विकल्प जो है कि गलत है, उसको आपको छांट करके आंसर वही टिक करना है। तो आपके पास पहला विकल्प दिया हुआ कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत उदासीन होता है।
तो एक बात आप लोग को हम हर एक वीडियो में बताते होंगे, हर एक वीडियो में परमाणु से रिलेट करके जो है कि एक क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन जो है कि परमाणु से पूछता ही है, इसलिए जो है कि बार बार हमको बताना पड़ता है। तो आप ध्यान दीजिए कि परमाणु के अंदर हम बताए थे ना कि परमाणु में जो है कि इसके नाभिक में जो होता है न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, नाभिक में एन होता है और पी होता है, इलेक्ट्रॉन जो है कि इसके चारों बगल जो है कि इसके कक्षा पर चक्कर लगाते हुए रहते हैं। तो इसमें दिया हुआ कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, यहाँ पकड़िए कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, जबकि नाभिक के अंदर में क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं रहता बल्कि न्यूट्रॉन रहता है और प्रोटॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन तो उसके नाभिक के चारों बगल जो कक्ष होता है उसमें चक्कर लगाते हुए रहता है। तो ये वाला स्टेटमेंट्स तो यहीं पर गलत हो गया, तो यही वाला तो आंसर चुनना था कि कौन सा विकल्प गलत है। तो ये वाला जो है कि गलत है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, जबकि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और क्या होता है न्यूट्रॉन होता है, यहाँ न्यूट्रॉन देता तो सही हो जाता स्टेटमेंट, लेकिन दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन तो नाभिक में रहता ही नहीं, ये जो है कि कक्षा में चक्कर लगाता है, यहाँ पर हम संरचना बना के आपको बताएं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, आंसर ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया हुआ था, इस पर ध्यान दीजिए, कारण कि इसमें तो तीनों स्टेटमेंट सब सही है, तो सही वाला को तो जो है कि कंसेप्ट आपका क्लियर करवाना जरूरी है। तो तीसरा स्टेटमेंट्स के इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, एकदम सही बात कि इलेक्ट्रॉन पर जो है कि माइनस चार्ज होता है 1.67 गुने 10 के पावर -19 कूलम। मैंने पहले भी बताया था कि ऋण आवेश जो होता है मतलब कि ये माइनस में चार्ज होता है तथा इसका द्रव्यमान नगण्य होता है। नगण्य कहने का मतलब कि इसका द्रव्यमान जो है कि बहुत ही कम होता है। वो कितना होता है वो भी मैंने आपको बताया था कि इस पर जो है कि इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान होता है ये 9.31 गुने 9.31 गुने 10 के पावर -31 kg होता है, -31 kg। 9.31 गुने 10 के पावर -31 kg होता है इस पर जो है कि द्रव्यमान, या फिर कहीं कहीं पर लिखा रहता है 9 दशमलव सिर्फ और सिर्फ जो है कि 9.1 गुने 1 लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि 9.1 गुने 10 के पावर -31 kg। माइनस में ये जो है कि द्रव्यमान दिया हुआ है, मतलब कि इस पर द्रव्यमान बिल्कुल भी बहुत ही कम होता है, मतलब कि नगण्य होता है, माइनस में है। तो ऐसे ही आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि -31 कितना कम होगा। तीसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि परमाणु संख्या एक तत्व में प्रोटॉन की संख्या को कहा जाता है। मैंने भी बताया था कि परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटोनों की संख्या, ना परमाणु के नाभिक में जितना प्रोटॉन का संख्या है ना वही संख्या परमाणु संख्या कहलाता है। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। चौथा ऑप्शन में दिया हुआ था कि समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्रों में कार्बन डेटिंग आदि में उपयोगी होता है। तो मैंने आपको जो है कि बताया था, इस बात को आप लोग ध्यान कीजिए कि ये समस्थानिक जो होता है, समस्थानिक कहने का मतलब हुआ कि जिसका परमाणु संख्या जो है कि समान हो और परमाणु भार अलग अलग हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। तो कुछ समस्थानिकों के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि चिकित्सा क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आर्सेनिक 74 का उपयोग कहाँ होता है? ट्यूमर की जाँच के लिए, ये आर्सेनिक 74 एक प्रकार का समस्थानिक है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग मैंने बताया था कि कहाँ होता है, तो कैंसर के उपयोग के लिए या कैंसर के उपचार के लिए। फ्लोरीन 59 टीबी ट्यूबरकुलोसिस का उपचार के लिए, ये सब जो है कि समस्थानिकों का प्रयोग किया जाता है। कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा ही जो है कि वृक्षों की आयु की मतलब कि हम प्राप्त करते हैं। आप पढ़ते होंगे कार्बन 14 के माध्यम से जो है कि कितना पुराना कोई जो है कि जीवाश्म है उसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है कि समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्रों में कार्बन डेटिंग आदि क्षेत्रों में उपयोगी होता है। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। ये पहला नंबर स्टेटमेंट जो दिया हुआ था वो स्टेटमेंट्स गलत है और गलत वाला को ही हमको टिक करना था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने तगड़ा वाला ये रहा बोर्ड पर। देखिए जरा इस क्वेश्चन को, दिया हुआ क्वेश्चन कि ग्रेफाइट और हीरा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। हमको जो कथन सत्य है ना ग्रेफाइट और हीरा के बारे में, उस कथन को यहाँ पर चुन लेना है। पहला कथन दिया हुआ है उसके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना होती है, एकदम जो है कि गलत बात, हमको सत्य वाला चुनना है। एक जैसी क्रिस्टल संरचना नहीं होती है, वो कैसे? हीरा के पास जो होता है ना, हीरा में होता है जो है कि चतुष्कोणीय संरचना से बना हुआ रहता है, चतुष्कोणीय संरचना होता है। और ग्रेफाइट में जो होता है ना, ग्रेफाइट जो पेंसिल आप उपयोग कर रहे हैं ना घर में पेंसिल, वो ग्रेफाइट का ही अपरूप है।
दोनों हीरा और ग्रेफाइट दोनों का दोनों तो कार्बन का अवरूप है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन हीरा में जो है कि चतुष्कोणीय जो है कि या फिर चतुष्फलकीय संरचना होती है, और ग्रेफाइट में जो है कि षष्टकोणीय होती है। षष्टकोणीय संरचना होती है। षष्ट मतलब कि इसमें जो है कि 6 कोणीय संरचना होता है, इसमें जो है कि 4 कोणीय संरचना होता है, चतुष्कोणीय संरचना होती है। दूसरा नंबर ऑप्शन दिया हुआ था कि उसकी कठोरता समान होती है, एकदम ये भी गलत है। हमको चुनना कौन सा है, सख्त वाला। एक जैसा कठोर थोड़ा न रहेगा। हीरा जो है कि पृथ्वी पर ऐसा माना जाता है कि सबसे कठोर जो है कि धातु है। धातु नहीं, सॉरी, तत्व है, धातु की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक, तो उसकी कठोरता समान कैसी हो जाएगी। ग्रेफाइट जो है कि वो तो थोड़ा सा जो है कि ऐसे करके भी तोड़ देते हैं पेंसिल को आप, लेकिन हीरा को तोड़ पाएंगे, नहीं तोड़ पाएंगे, तो स्टेटमेंट्स गलत है। हीरा ज्यादा कठोर है, ग्रेफाइट जो है कि उससे नॉर्मल है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि उसकी विद्युत चालकता समान होती है, एकदम ये भी गलत है। आप तो बहुत बार, क्या हजारों बार पढ़े होंगे कि हीरा जो है विद्युत का कुचालक होता है, मतलब हीरा से होकर के विद्युत जो है कि चल नहीं सकता है, और ग्रेफाइट से होकर के जो है कि चालकता उसका पार कर सकता है। मतलब कि ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो पेंसिल को इधर से भी छील लीजिए आप कटर से, और इधर से भी छील लीजिए। उसके बाद जो है बेड वाला जो बोर्ड वाला नोक रहता है उसमें घुसा करके देखिए, और उसके बाद छू कर देखिए, आपको करंट मार देगा। बस ऐसे ही बता रहे हैं, आपको ये काम करना नहीं है, समझ गए, नहीं तो ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि उसकी विद्युत चालकता समान होती है। चालकता तो एक में होता ही नहीं, एक में होता है, तो समान कहाँ से होगा, ये भी स्टेटमेंट्स गलत है। ये दिया हुआ कि वे एक समान रासायनिक प्रक्रिया से गुजर सकते हैं, ये वाला स्टेटमेंट्स ठीक ठाक लग रहा है, मतलब यही ठीक ही है। वो कैसे ठीक है, एक समान रासायनिक प्रक्रिया, इसका रासायनिक प्रक्रिया एक समान हो सकता है। वो क्यों, क्योंकि हीरा और ग्रेफाइट जो है दोनों एक ही तत्व का अवरूप है, वो कार्बन का है। हीरा और ग्रेफाइट जो है ना, ग्रेफाइट शॉर्ट में लिख देते हैं, वो कार्बन का अवरूप है, कार्बन का अवरूप, दोनों का दोनों जो है कार्बन का अवरूप है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बाकी के तीनों का तीनों ऑप्शन जो है कि गलत है, तो इसका सत्य आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने बोर्ड पर। इस क्वेश्चन को देखिए मित्रों, क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस कहने का मतलब हुआ एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये एलपीजी के बारे में बोल रहा है, जो घर में आपका सिलेंडर है ना, उसके बारे में बोल रहा है कि घर वाले सिलेंडर अर्थात एलपीजी में जो है कि क्या विद्यमान रहता है। प्रमुख घटक ढूंढना हमको है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अर्थात ये चारों में सिर्फ एक ही आंसर होगा, जिसमें जो है कि ज्यादा मात्रा होगा वही वाला आंसर होगा। तो एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में जो है कि प्रोपेन भी होता है और ब्यूटेन भी होता है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा की बात किया जाए तो वो ब्यूटेन की होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रोपेन की मात्रा भी होती है, ध्यान रखने वाली बात है, और ब्यूटेन की भी होती है, लेकिन प्रमुख बोला गया था तो सर्वाधिक मात्रा ब्यूटेन की होती है। अगर क्वेश्चन रहता है कि निम्न में से कौन सा जो है कि एलपीजी का घटक है, तो ऑप्शन में अगर जो एक को आपको दे देता कि सी एवं डी दोनों, तो सी एवं डी दोनों आपको वहां पर टिक करके आना होगा। लेकिन ई जो है कि चारों को बांट करके अगर जो दे दिया तो ब्यूटेन आपको वहां पर टिक करके आना होगा। आप लोग ध्यान देते होंगे, या फिर जब गैस को आप चालू करते हैं तो आप क्या देखते हैं, उसको जो है कि चालू करने के बाद आग उसमें नहीं लगाइए, और नाक लगा कर देखिएगा नहीं तो उससे कुछ गंध आती है, तब तो आप पकड़ लेते हैं कि फलाना जगह से गैस खराब हो रहा है या गैस निकल रहा है। तो उसमें जो है कि कुछ ऐसे जो है कि केमिकल मिलाए जाते हैं, उस केमिकल को गंध, एलपीजी में कोई गंध नहीं होती है, लेकिन उसको जो है कि सुरक्षा की दृष्टि से उसमें जो है ना, उसमें इथिल मरकेप्टन मिलाया जाता है। गंध लाने के लिए इथिल मरकेप्टन को मिलाया जाता है। और किसमें मिलाया जाता है, आप लोग तो समझ गए होंगे कि एलपीजी में जो है कि एलपीजी में मिलाया जाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में। और इसमें जो है कि ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की मात्राएं जो है कि सर्वाधिक होती है। प्रोपेन का भी होता है, लेकिन उसका मात्रा थोड़ा सा कम होता है। लेकिन हमसे पूछा गया था क्या कि प्रमुख घटक कौन है, तो प्रमुख घटक जो है ब्यूटेन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग के सामने रखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 पर ध्यान दीजिए। चलिए, इस हल्का जो है क्वेश्चन उसको आप लोग पढ़िए और इसका आंसर दीजिए कि निम्न में से कौन सा जो है सीमेंट का प्रमुख घटक है। सीमेंट का हमको प्रमुख घटक बताना है। घर जो बनाने के लिए आपके घरों में सीमेंट लाते हैं, वो सीमेंट में
कौन ऐसे चीज का जो है कि मात्रा सर्वाधिक होता है, सबसे ज्यादा, वो क्या चीज से मिलकर के बना है, वही वाला चीज आपको यहाँ पर बताना है। तो उस सीमेंट में जो होता है चूना पत्थर की मात्रा होती है, सिलिका की मात्रा होती है, जिप्सम की मात्रा होती है और कुछ राख की मात्राएं होती है। चारों का चारों ऑप्शन जो दिया हुआ है ना, उस चारों का मात्रा होता है। लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही इसमें बोला गया कि प्रमुख घटक हमको बताना है। तो उसमें जो है कि सीमेंट आप उपयोग करते हैं ना, उसमें जो है कि 60 से 65% तक जो होता है ना मात्रा होता है चूना पत्थर का। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। इसको जो है कि कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है, आप लोग नोट करिए, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट ऐसे लिखाएगा, कार्बोनेट की मात्रा मात्रा नहीं बल्कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो है कि रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। इसको चूना पत्थर के नाम से भी जाना जाता है। और सीमेंट में जो है कि 60 से 65% की जो है कि विद्यमानता किसकी होती है, तो चूना पत्थर की होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आप लोग ध्यान यहाँ पर ये गौर कीजिएगा कि सिलिका भी होती है, जिप्सम भी होती है, रख भी होती है, चूना पत्थर भी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा प्रमुख घटक के बारे में हमको पूछा गया था, तो चूना पत्थर का ही प्रमुख घटक उसमें होता है, किसमें, सीमेंट में। बीपीएससी में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रमुख घटक कौन है। ऑप्शन दे देगा आपको चारों, ऐसा लगेगा ना कि जो है कि चारों का चारों आंसर होना चाहिए, लेकिन आपको जो है कि कंसेप्ट क्लियर रहेगा कि सबसे ज्यादा मात्रा किसका था, तब आप लोग आसान से आंसर जो है कि टिक कर लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर ये रहा। क्वेश्चन है छोटा लेकिन इसमें है दम। तो वह वाला क्वेश्चन जो है कि आप लोग देख लीजिए। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, तो कवक जो है एक पौधा की श्रेणी में आता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कवकों का अध्ययन सबसे पहले माइकोलॉजी में किया जाता है, आप लोग को पता होगा या फिर नहीं होगा तो आप लोग लिख लीजिए कि कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है, और शैवालों का फाइकोलॉजी में। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कवक पूछा गया तो कवक का हम बता दें कि माइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। तो कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, मतलब कि 3 चीज ऐसा दिया हुआ जो पाया जाता है, एक चीज का नाम आपको बताना है जो नहीं पाया जाता है। तो कवक जो है ना वो दूसरे जीवों पर आश्रित रहता है, ये बात आपको जानकारी होना चाहिए। मतलब कि दूसरे पेड़ पौधों पर या फिर दूसरे जंतुओं पर या फिर मृत जंतुओं के शरीर में जो है कि वो अपना भोज्य पदार्थों की प्राप्ति करता है, मतलब कि वो दूसरे जीवों पर आश्रित है। मृतोपजीवी प्राणी भी इसको बोल सकते हैं कवकों को, ठीक। तो कवक पौधों में जो है कि ऑक्सीजन की मात्रा भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी होती है, और सनलाइट का भी मात्रा इसमें होता है। जब सूरज उगता है ना तो वहां से जो है कि भोज्य प्राप्ति ये कर सकता है। तो पर्णहरित इसमें नहीं होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए कि कवक जो है ना वो पौधा की श्रेणी में आता है। बाकी जितने भी पौधा होता है आप सुनते होंगे कि उसमें पर्णहरित की मात्राएं होती है, लेकिन कवक में जो है कि पर्णहरित नहीं होता है। एक ऐसा पौधा है कवक जो है उसमें पर्णहरित नहीं होता है, इसलिए आप लोग को जो है कि ये जानकारी होनी चाहिए। कवकों का अध्ययन मैंने बताया माइकोलॉजी। कवक जो है कि पेड़ पौधों पर या फिर जीव जंतुओं पर या फिर मृत जीव जंतु का जो शरीर रहता है उस पर रह के जो है कि अपनी शरीर की आपूर्ति या भोजन की आपूर्ति करती है, इस बात को आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। तो कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाएगा, पर्णहरित। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने ये रहा बोर्ड पर। इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग। क्वेश्चन दिया हुआ कि परागकण की सुपरिभाषा है। परागकण किसको कहा जाता है, सबसे पहले ये चीज आपको जानकारी होना चाहिए, और वही जानकारी के अनुसार आप इसका आंसर टिक कर सकते हैं। तो परागकण जो है ऐसी पद्धति को बोला जाता है पौधों में जब परागकण का परागकोश एक होता है नर वाला भाग, तो पौधों में परागकण जो होता है छोटे छोटे जो देखते होंगे कि फूल के ऊपर में परागकण उसको बोला जाता है। आप फूल को तोड़िएगा ना तो उसके ऊपर में जो है कि छोटा छोटा भाग आपको दिखाई देगा, उसी को जो है कि परागण बोला जाता है, परागकण बोला जाता है। तो उस परागकण का परागकोश जो कि नर वाला भाग है, परागकोश से वर्तिकाग्र तक, वर्तिकाग्र जो होता है मादा वाला भाग होता है, यानी कि परागकण को जो है कि पुरुष वाले भाग से मादा वाले भाग तक पहुंचने की प्रक्रिया को है जी परागण के नाम से हम जानते हैं। परागण की परिभाषा में क्या बताया कि किसी भी परागकण
परागकण जो है, परागकण एक प्रक्रिया है, समझ गए ना। तो पौधों में परागकण ऐसी प्रक्रिया है जो है कि परागकोश अर्थात नर वाले भाग से लेकर के मादा वाले भाग जो है कि वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, उसी पद्धति को जो है परागन की प्रक्रिया कहा जाता है। तो अब परागन की सुपरिभाषा है, पूछ रहा है कि वही वाला प्रक्रिया कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि परागकण का परागकेश जो कि नर वाला भाग, नर भाग है, ठीक, से क्लोम छिद्र, क्लोम छिद्र उसी को बोला जाता है किसको, वर्तिकाग्र को, वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित मतलब पहुंचने होने की प्रक्रिया है। तो यही वाला तो आंसर है। हम क्या बताएं कि नर वाले भाग से मादा वाले भाग तक पहुंचने की प्रक्रिया है जो परागन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बी में दिया हुआ है कि परागकण का अंकुरन, ये नहीं होगा। पराग नली का बीजाणु तक पहुंचना, ये भी नहीं होगा। सिर्फ इसमें जो है कि एक ही चीज भाग ले रहा है, लेकिन इसमें लेना क्या है, दोनों चीज का जो है कि नर वाला भाग और मादा वाला भाग दोनों का इसमें योगदान होना चाहिए। डी नंबर में दिया हुआ कि कीटों का फूलों तक पहुंचना, तो कीटों का फूलों तक पहुंचना ये तो कोई बात ही नहीं हुआ। देखिए परागकण की प्रक्रिया दो तरह से होता है, एक स्वपरागन होता है, एक परागन होता है, मतलब स्वयं से हो जाता है जो है कि परागन, और एक होता है कीटों के द्वारा, हवाओं के द्वारा या जलों के द्वारा वहां पर जो है कि वर्तिकाग्र तक परागकेश को पहुंचाया जाता है, समझ गए ना। कीटों का अध्ययन अगर जो बोला जाए तो एंटोमोलॉजी में एंटो तक कीटो, ऐसे याद कीजिए, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी में किसका, कीटों का अध्ययन किया जाता है। अब नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर बोर्ड पर, चलिए हम यह यकीन करते हैं कि आप लोग जो है इस सेशन को लगातार देख रहे हैं, तो आपको जो है कि इस सेशन के माध्यम से काफ़ी लाभ पहुंचा होगा और काफ़ी आपको पढ़ने में भी मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। तो इस सेशन की समाप्ति आज जो है कि यहीं पर करते हैं। और एक क्वेश्चन बोर्ड पर मैंने दिया है जो आप लोग ध्यान से देखिए, हम थोड़ा सा साइड हट जाते हैं, कि लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है जिसमें लाल रक्त की मात्रा नहीं होती है, अर्थात उसमें जो है कि आरबीसी की मात्राएं नहीं होती है, वो कौन सा जंतु है, मेढक है, केंचुआ है, सर्प है या फिर मोर है। अगर आपको इसका आंसर पता है ना, तो आप आंसर जा करके कमेंट बॉक्स में छाप सकते हैं, ठीक है। तो इस सेशन का समाप्ति हम यहीं पर करते हैं। वीडियो अगर आप लगातार देख रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा है, तो ये वाला जो मज़ा है ना, अपने दोस्तों के साथ भी साझा कीजिए और उसके पास भी शेयर कीजिए। और जो है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद। इसी के साथ हम जो है कि इस सेशन की समाप्ति करते हैं।